साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पीसस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन को और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? तो यह लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है। ठीक है, देखिए सूर्य में जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं और इन्हें ही सूर्य सौर कलंक कहते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। देखिए, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह सही है। यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह नहीं। यह सूर्य से जो है निकटतम ग्रह, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है वो सही नहीं है। और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, 88 डेज में, ये सही है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ये सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। पहला, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होता है। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक टाइम ऐसा आता है सबसे निकटतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में, और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों के मध्य में मैक्सिमम दूरी होती है। तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं, और जो सबसे मैक्सिमम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर। 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। यहाँ पे दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो देखिए, इन चारों में से अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील ये मकर रेखा पर स्थित है, परंतु सूडान जो है, सूडान मकर रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात सूडान से मकर रेखा नहीं गुजरती। तो डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो इसमें से जो चारों में से बेरिंग जलसंधि जो है ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 या 73 के लगभग क्या है, समानांतर है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मंडल के बीच की असंबद्धता क्या कहलाती है? इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहो असंबद्धता कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से सही कथन है। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूर औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, सही है। सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचती है, सही है। तीसरा, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है, 2.4 सेकंड में पहुंचता है, ये गलत है, क्योंकि 1.2 सेकंड लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.2 सेकंड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 46%। आगे बात करते हैं, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, अग्नेय चट्टानों में नहीं मिलते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश या विषुवत रेखीय प्रदेश कहा जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, यह ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखिए, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहां का तापमान सर्वाधिक पाया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर होने वाली वर्षा की अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरते रहने के कारण धरातल को सूर्यताप की अपेक्षा कम मात्रा मिलती है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और यहां सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यहां पर नहीं होती है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पूरी प्रक्रिया प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिलोम विकिरण कहलाती है। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? तो देखिए, जो हिम आच्छादित सतह होती है, हिम आच्छादित सतह, ये सर्वाधिक एल्बिडो उत्पन्न करती है। ठीक है, सर्वाधिक एल्बिडो होता क्या? देखिए, किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का जिस अनुपात में परावर्तन होता है, मतलब सौर किरणें किसी सतह पर जो गिरती हैं और कितना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है, उसे ही एल्बिडो कहते हैं। तो सर्वाधिक परावर्तन कौन करता है? जो आपका हिम आच्छादित सतह होती है, लगभग 70 से 90%।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश की आर्द्रता जो होती है ये सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप यहां पर देखें, पहला, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है, ये कथन सही है। दूसरा, यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ संवहनी के साथ साथ पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है। सी, यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जाती है, सही है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अपसरण के अंतर्गत आता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत, क्योंकि इसके बगल में भूमध्य सागर भी है, इटली के बगल में, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखीय प्रदेश और महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश एवं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ गर्मी एवं जाड़े की 2 स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं और यहाँ वार्षिक तापांतर 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक होता है और यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है और मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है यहाँ पर वर्षा शीत ऋतु में होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर से, किससे? प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जल धारा, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ठंडी जल धारा, जो कि हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहा गया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जल धारा है जो कि प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, और आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये हिंद महासागर में प्रवाहित होती है और ठंडी जल धारा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? तो ये ड्रमलिन जो है पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है। तो देखिए पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बरखान, पवन की निक्षेपण प्रक्रिया के स्वरूप जो है आपका बरखान, लोयस, बजादा और बालुका स्तूप आदि का निर्माण होता है, ठीक है। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सी नहीं बनती होना चाहिए? जो ड्रमलिन होता है, ड्रमलिन हिमनद के द्वारा उत्पन्न निक्षेपात्मक स्थल रूप होता है, ठीक है। जबकि ये आपका बरखान, बजादा, बालुका ये पवन की निक्षेपण क्रिया से बनते हैं। क्रास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कहाँ पर? का निर्माण होता है, इसका निर्माण आपका भूमिगत जल द्वारा होता है। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करते हैं? तो वे समप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त करती तो संपूर्ण भूभाग एक विस्तृत मैदान बदल जाता है, जिसे समप्राय मैदान कहा जाता है, ठीक है। मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। देखिए, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, नहीं। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा प्रायः तरल एवं क्षारीय होता है एवं उनका उद्गार शांत होता है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है, ये कथन आपका सही है। तो पहला तीसरा सही है। सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? तो यह है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत महासागरीय मेखला। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या शेष सही है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, सही है। वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए पहला, सुनामी मूल रूप से ज्वारीय, सुनामी मूल रूप से जो है वो ज्वारीय तरंगे होती हैं। देखिए, सुनामी जापानी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारीय तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द, ये सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है, मतलब गर्म जलधारा है?
तो इन चारों में से जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा, जबकि क्यूराइल, कनारी और लेब्राडोर ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की। जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों में जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, अगला है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होती है? औसत तापमान में कमी आती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो महासागरीय जल के औसत तापमान में कमी आती है, मतलब वो ठंडा होता जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? तो इन चारों में पच्छाव मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पच्छाव मेघ। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला है महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होता है। ये कथन सही है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए दूसरा क्या है, सागरी जल का, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए सागरी जल का औसत वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। नहीं, देखिए सागरी जल का औसत जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जो है अगस्त माह में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में अंकित किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता इन चारों में सर्वाधिक है। अगला है महासागरीय जल की लवणता सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, महासागरीय या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। सही है। जिस स्थान या जगह पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता भी अधिक होती है। ये भी सही है। तीसरा, नदियों के मुहावने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। ये भी सही है। 3 के तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में होता है? तो ये जो है आपका लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा? देखिए इन चारों में तो महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, सामान्यतः गहराई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। ये भी सही है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, ये डबल इस प्रकार से होता है। ठीक है। डी, समुद्र का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न ही रहता है। ये कथन आपका सही नहीं है। डी वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए समुद्र जल का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा रहता है, इसकी लवणता अधिक रहती है तो वाष्पीकरण कम होता है। समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होते हैं। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? तो यहाँ पर कुल 7 पेटियां। कितनी? कुल 7 पेटियां हैं। अगला है, निम्न से कौन सा कथन जो है चारों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए फेरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिस बल के आधार पर किया था। सही है। जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला या बहा करती हैं उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। ये भी सही है। पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं। ये सही है। चौथा, फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती। नहीं, ये उल्टा है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहां पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो स्थलीय समीर की वजह से। सुमेलित नहीं है पवने और क्षेत्र। कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए शिराको जो है ये आपका गिनी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका गिनी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिए। सिराको हवा के साथ लाल रेत या बालू की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। और
ये हवाएं आपकी कहाँ पे, भूमध्य सागर क्षेत्र से गुजरती हैं, ठीक है। और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, फॉन स्विट्जरलैंड, बिल्जर्ड कनाडा। जो सिराको है ये आपका लीबिया हो गया, ठीक है, ट्यूनीशिया, यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वायु के जिस तापमान पर जल अपने गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, उसे उष्णांक कहते हैं, ठीक है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है उष्णांक बिंदु। अगला है, निम्न से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष जो है पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। तो देखिए, भूमध्य रेखित तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। 44 नंबर, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ता है। तो जो पश्चाभ स्तरीय मेघ होते हैं इनकी वजह से दुधिया दिखाई पड़ता है। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो रूर प्रदेश जो है वो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। रूर प्रदेश कहाँ पे है, जर्मनी में। चिक्की कमाटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, चिली में है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है। तो यह है राइन नदी। विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है। इन्हें हमें निम्नलिखित में से सही कूट की पहचान करना है। तो देखिए, इसमें आपका पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, तो 1 2 अर्थात ए ऑप्शन। अगला है, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो किर्गिज जनजाति जो है आपका किर्गिस्तान में, कहाँ पर, मध्य एशिया में, किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर के जो पठार है और ध्यानशान पर्वतमाला, इसके इस क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती है। यह मंगोल प्रजाति के होते हैं। कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है। तो जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। किसको, ओसाका को। जापान का औद्योगिक रूप से एक विकसित राष्ट्र है। यहाँ पर बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ओसाका में सूती वस्त्र का, ओसाका में क्या है, सूती वस्त्र का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं या जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, पिट्सबर्ग को। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है, जो कि अमेरिका के महान झील प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो लॉरेन प्रदेश जो है आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर, फ्रांस में। अगला है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है। तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, शिकागो, हाँ ये शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में 90% चावल होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, फिलीपींस में है। और जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कटक में। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है। तो भारत का है। किसका है, भारत का है। यहाँ यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है, कहलाती है क्या। इसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है। तो ये जो है आपका गहन कृषि का गुण है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एंकांगुआ है, माउंट एंकांगुआ है। देखिए, यहाँ की जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एंकांगुआ है, या एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बढ़ते हैं। दस्ते कबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ये आपका ईरान में स्थित है। कहाँ पर है, ईरान में है, ठीक है। जबकि अल नाफुद और
रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? लाल सागर सीमा कौन सा नहीं बनाता है? तो लीबिया जो है लाल सागर रेड सी से सीमा नहीं बनाता है। सऊदी अरब, यमन, जिबूती ये सीमा बनाते हैं रेड सी से। यूराल और बोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? तो यूराल और बोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में आकर के गिरती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शहर और उसके किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, बगदाद टिग्रिस नदी किनारे, बॉन राइन नदी किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे, परंतु बियाना स्वान नदी किनारे नहीं है। ठीक है, ये डेन्यूब नदी किनारे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान है, सही है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? देखिए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये मध्य एशिया में आते हैं, परंतु अफगानिस्तान जो है ये मध्य एशिया में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण एशिया में आता है। जो अफगानिस्तान है ये दक्षिण एशिया में आता है। इस प्रकार से 70 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।